हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम मार्क के इस नए प्लेटफॉर्म में। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग सेकंड का चैप्टर नंबर 15, दैट इज़ द डिजीज़ कंडीशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो किसी भी डिजीज़ कंडीशन को पढ़ने से पहले हमें उसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी और एनाटॉमी के बारे में पता होना चाहिए। मैं एक छोटा सा सिर्फ ओवरव्यू दूंगी। तो सबसे पहले जीआई सिस्टम के बारे में जानेंगे कि जीआई सिस्टम होता क्या है। तो जीआई सिस्टम में हमें पता है कि इंजेशन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का काम करता है, जो कि स्टार्ट होता है हमारे माउथ टू एनस, और इसको डिवाइड किया गया है अपर जीआई सिस्टम एंड लोअर जीआई सिस्टम में। तो इस पर हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट सिस्टम का, और अपर एंड लोअर जीआई देखेंगे। लास्ट में देखेंगे हम कि इसके डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं। तो इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ऑल्सो कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। तो गैस्ट्रो जीआई को एलिमेंट्री कैनाल भी बोला जाता है। इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस मस्कुलर ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू एनस। एक ट्यूब है जो कि माउथ टू एनस तक है। इट्स फंक्शन इन डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन। अप्रॉक्सीमेटली 8 to 9 मीटर लॉन्ग इन एडल्ट्स, मीन्स एडल्ट्स में इसकी लेंथ जो है 8 to 9 मीटर्स की होती है। नेक्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यानी जीआई ट्रैक्ट ऑल्सो कॉल्ड द एलिमेंट्री कैनाल, यानी जीआई सिस्टम को एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। इट इज़ कॉन्टिन्यूअस मस्कुलर ट्यूब, ये एक मस्कुलर ट्यूब है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू एनस, जो कि माउथ से एनस तक है। इट्स फंक्शन इन डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 8 to 9 मीटर लॉन्ग इन एडल्ट्स, मीन्स एडल्ट्स में ये अबाउट 8 to 9 मीटर लॉन्ग होती है। अब हम देखेंगे अपर जीआई क्या होता है एंड लोअर जीआई क्या होता है। ये हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट सिस्टम है पूरा, जिस पे सलाइवरी ग्लैंड, टंग, टीथ, ईसोफेगस, स्टमक, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, रेक्टम एंड स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो देखेंगे कि अपर में क्या आता है, लोअर ट्रैक्ट में क्या आता है। तो अपर ट्रैक्ट जो होता है उसमें हमारा माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक आता है, एंड लोअर ट्रैक्ट में आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, जिनके सब पार्ट्स भी हैं, और डिसेंडिंग कोलॉन, रेक्टम, एनस। नाउ अब देखेंगे कि इस टॉपिक में हम कौन कौन सी डिजीज़ कंडीशन पढ़ने वाली, यानी जीआई सिस्टम से रिलेटेड कौन कौन से डिजीज़ कंडीशन पढ़ेंगे, उसका एक ओवरव्यू देखेंगे। तो डिसऑर्डर ऑफ माउथ, जिसमें हम क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट पढ़ेंगे, जो कि आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। डिसऑर्डर ऑफ ईसोफेगस, जिसमें हम ट्रैकियो ईसोफेजल फेस्टुला पढ़ेंगे। डिसऑर्डर ऑफ माउथ, जैसे पाइलोरिक स्टेनोसिस पढ़ेंगे। डिसऑर्डर ऑफ इंटेस्टाइन, इसमें इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, हर्निया, इंटरसेप्शन, हर्स्पंग डिजीज एंड एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं। तो एंड आगे पढ़ेंगे हम डिसऑर्डर ऑफ लीवर एंड इन्फेक्शन एंड इन्फेस्टेशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, जिस पर डायरिया, वॉर्म इन्फेस्टेशन और सारी डिजीज़ कंडीशन हम आगे आने वाले जो लेक्चर्स होंगे उसमें कंप्लीट करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो होने वाला है ये डिसऑर्डर ऑफ माउथ, जिसमें हम डील करेंगे क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट पे। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया लेक्चर में, किसी भी चीज़ की डिजीज़ कंडीशन पढ़ने से पहले उसकी नॉर्मल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले एनाटॉमी ऑफ लिप एंड पैलेट देखते हैं। ये हमारा नोज़, एल्वुलस यानी गम है, म्यूकोजा, ये म्यूकोजा है, हार्ड पैलेट ये वाला पार्ट, एंड सॉफ्ट पैलेट इसके जस्ट लोअर पीछे की तरफ जो होता है, टंग, यूवला, जंक्शन ऑफ सॉफ्ट एंड हार्ड पैलेट है। तो देखेंगे हम जो क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट है, ये इम्ब्रियो जो हमारी इंट्रायूट्राइन लाइफ होती है, मीन इम्ब्रियोजेनेसिस जब चल रही होती है, एट दैट टाइम होने वाली एक डिजीज़ कंडीशन है। तो इम्ब्रियोजेनेसिस में ऐसी नॉर्मल फिजियोलॉजी और एनाटॉमी क्या होती है जिस पर डिफेक्ट आने की वजह से ये क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट होते हैं। तो उसके लिए पहले हमें नॉर्मल एनाटॉमी पता होनी चाहिए। तो एम्ब्रियोलॉजी देखते हैं हम फेस की। तो जो हमारा फेस है, जब इंट्रायूट्राइन ग्रोथ हो रही होती है उस पर जो फ्रंटल जो है, जो हमारा फेस है, फेस कुछ प्रोमिनेंस से मिल के बनता है। तो अभी देखते हैं किससे कौन सा पार्ट बनने वाला है।
तो फ्रंटल प्रोमिनेंस ये वाला पार्ट है। अभी हम पार्ट्स देखना है और इसके बाद पता चलेगा इन पार्ट से आगे क्या बनेगा। मीडियल नेजल प्रोसेस जो कि ये वाला पार्ट है, लेटरल नेजल प्रोसेस ये वाला, मैक्सिलरी प्रोसेस एंड मैंडिबुलर प्रोसेस। आगे तो हमने पहले जो देखा था कि फ्रंटोनेजल प्रोसेस जो होता है वो इंट्रायूट्राइन जो ग्रोथ हो रही है उसके बाद आगे चल के बनता है फोरहेड का फॉर्मेशन करता है। जो मीडियो एमएनपी यानी मीडियल नेजल प्रोसेस जो है ये फ्यूज होके फिल्ट्रम एंड प्रिमिटिव पैलेट का फॉर्मेशन करता है। फिल्ट्रम इस वाले पार्ट को बोला जाता है। फिर लेटरल नेजल प्रोसेस एला ऑफ द नोज का फॉर्मेशन करता है। मैक्सिलरी प्रोसेस जो है वो फ्यूज होके अपर लिप एंड चिक का फॉर्मेशन करते हैं। लास्ट वन इज द मैंडिबुलर प्रोसेस जो कि लोअर लिप एंड चिन का फॉर्मेशन करते हैं। तो आगे चलते हैं अपना डिजीज कंडीशन डील करते हुए। क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट क्या होता है? क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट में पहला है क्लेफ्ट लिप। द कंजनाइटल स्प्लिट आर ओपनिंग इन द अपर लिप ड्यू टू द फेलियर ऑफ द फ्यूजन ऑफ, मीन्स अपर लिप में क्या एक ओपनिंग पाई जा रही है। क्यों पाई जा रही है आगे देखते हैं। ड्यू टू द फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ मैक्सिलरी प्रोसेस एंड मीडियल नेजल प्रोसेस। जैसा कि पहले डायग्राम में देखा हमने कि जो मैक्सिलरी प्रोसेस है कहाँ पे पाया जा रहा है और जो मीडियल नेजल प्रोसेस है वो कहाँ पे है। तो वो दोनों जो है मीन्स कि ये जो मैक्सिलरी प्रोसेस और मीडियल नेजल प्रोसेस फ्यूज होके किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? अपर लिप का फॉर्मेशन करते हैं। कब करते हैं? 4 to 7th वीक ऑफ द जेस्टेशन, मीन्स अब 4 to 7th वीक ऑफ जेस्टेशन में मीडियल नेजल प्रोसेस और मैक्सिलरी प्रोसेस फ्यूज होते हैं और अपर लिप का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन अगर इन्हीं में से ये फ्यूज ना हो पाए ड्यू टू, आगे हम देखेंगे इसकी etiological कंडीशंस क्या होंगी, किसी भी etiology की वजह से अगर ये फ्यूज ना हो पाए देन ये क्लेफ्ट लिप का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लेफ्ट पैलेट। एंड ओपनिंग इन द roof of the mouth that is hard or soft palate due to the failure of fusion of palate slits, means palate cells के fusion ना होने की वजह से cleft palate का formation होता है। और ये कब होता है? 7 to 12th week of the gestation, means 4 to 7th week में हमारा क्या हो रहा है? cleft lip, and 7 to 12th week में क्या हो रहा है? cleft palate हो रहा है। means जो हमारे face का total formation होता है, face का जो formation होता है वो हो रहा होता है 4 to 12th वीक ऑफ जेस्टेशन में। टोटल फेस जो हमारा बनता है वो 4 to 12th वीक के बीच में फॉर्मेशन हो रहा होता है। 4 to 7th वीक में अगर कोई डिफॉर्मिटी होती है तो क्लेफ्ट लिप बनता है। 7 to 12th वीक में कोई डिफॉर्मिटी होती है तो क्लेफ्ट पैलेट बनता है। आगे देखते हैं तो टाइप देखिए क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट होता कैसा है, दिखता कैसा है, देखते हैं। तो नॉर्मली ऐसा होता है हमारा फेस, देखिए लिप्स में यहाँ पे कोई भी स्प्लिट नहीं पाया जा रहा है, नॉर्मली है। अगर यहाँ पे देखें तो पैलेट में भी कोई स्प्लिट नहीं है। तो जो क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट होता है इट कैन बी यूनिलैटरल एंड बाइलैटरल। अब यूनिलैटरल एंड बाइलैटरल क्या होता है? यूनिलैटरल के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे इस डायग्राम को देखें, मानिए ये हमारा नोज है, ये हमारे अपर लिप्स हैं। यूनिलैटरल मीन्स सिर्फ एक साइड स्प्लिट पाया जाए, दैट इज़ यूनिलैटरल। अगर ये दोनों तरफ स्प्लिट हो जाए तो ये बाइलैटरल हो जाता है। अब ये इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट भी होगा, मीन्स जो मैंने ये बताया ये लिप टू नोज कंप्लीट जा रहा है, मीन्स ये कंप्लीट है। और अगर यहीं अभी सिर्फ नोज होता, ये लिप होता और ये जो स्प्लिट है अब लिप से तो कट होता बट अप टू नोज नहीं पहुंचा होता, तो ये क्या हो जाता? इनकम्प्लीट। ऐसे ही पैलेट में है यूनिलैटरल एंड बाइलैटरल, ठीक है। आगे इंसिडेंस मीन्स कितने ज़्यादा केसेस देखे जा रहे हैं आज। तो द इंसिडेंस ऑफ द क्लेफ्ट लिप इज 1 in 750 बर्थ्स, मीन्स 750 बर्थ्स में एक बर्थ कैसी होगी जिसको क्लेफ्ट लिप होगा। एंड क्लेफ्ट पैलेट में 1 बर्थ मीन्स 2500 बर्थ में से किसी एक बेबी को क्लेफ्ट पैलेट होगा एंड 750 बर्थ में से किसी एक बेबी को क्लेफ्ट लिप होगा। अब ये जो क्लेफ्ट लिप होता है ये प्रोमिनेंटली किस में दिखाया जाता है? मेल्स में, मीन्स क्लेफ्ट लिप जो है लिप मेल में ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू फीमेल, एंड क्लेफ्ट पैलेट जो होता है वो फीमेल में ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू मेल। तो अब आता है इटियोलॉजी। मैंने बोला कि स्प्लिट होता है, कौन सी इटियोलॉजी की वजह से होगा वो आगे डील करते हुए अब देखते हैं। तो जेनेटिक फैक्टर्स तो पता ही है,
जीन्स जो जेनेटिक फैक्टर्स है, डीएनए में सिंथेसिस अच्छे से नहीं हो रहा है तो जेनेटिक फैक्टर्स में आता है, या फिर आगे देखते हैं कि पहले किसी हेरिडिटिकल कंडीशंस में है तो आगे जनरेशन में। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में देखते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर देखते हैं मैटरनल स्मोकिंग। मैटरनल स्मोकिंग मीन्स मदर जो है स्मोक करती है। अब मदर अगर स्मोक कर रही है तो ये कैसे, क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट जो पैलेट का फॉर्मेशन कैसे कर रही है, तो एज वी नो जो स्मोकिंग होती है उस पर कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ जाएगी, प्लेसेंटा के थ्रू बेबी के पास जाएगी। बेबी को क्या नहीं मिलेगा, इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से बेबी को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। एज वी नो किसी भी टिश्यू के फॉर्मेशन के लिए ऑक्सीजन का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्मोकिंग की वजह से प्लेसेंटा के थ्रू कार्बन मोनोऑक्साइड गई, कार्बन मोनोऑक्साइड के जाने की वजह से ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हुई, जिसकी वजह से टिश्यूज़ का जो डिवीज़न होना चाहिए था वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ। फिर आता है मैटरनल अल्कोहल। अल्कोहलिक मदर है, सेम अल्कोहल क्या होता है, टेराटोजन होता है। टेराटोजन मीन्स जो डेवलपमेंटल स्टेज होती है उसको अब्रप्ट कर देता है। और अल्कोहल क्या करता है, जो फॉलिक एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है उसको भी अब्रप्ट करता है। एज वी नो कि फॉलिक एसिड जो है एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर आता है हमारा ड्रग्स। मदर ड्रग्स ले रही है, फॉर एग्जांपल मदर को कैंसर है तो वो रेडिएशन थेरेपी एंड कीमोथेरेपीज़ में है। मदर को आर्थराइटिस है उसके लिए वो ले रही है अपना डिजीज, मदर को आर्थराइटिस है इसके लिए वो अपना मेडिकेशन प्रॉपर ले रही है। उसके बाद आता है हमारा इन्फेक्शन। मदर को मान लिया रूबेला का इन्फेक्शन हो गया, रूबेला के इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। मदर एक्सरेज के एक्सपोजर में आ रही हो, लेड के एक्सपोजर में आ रही हो, ये सारी क्या है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो कि मदर को अफेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट पैथोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी। हमने क्या डील किया, डेफिनेशन देखा कि होता क्या है क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट, देन एटियोलॉजी देखा। अब ऐसा कौन कौन से चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से डिजीज कंडीशन होती है ये देखते हैं। डिस्टर्बेंस इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, दैट इज 4 to 12th वीक ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ। अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में डिस्टर्बेंस क्यों हो रही है, एटियोलॉजिकल फैक्टर्स जो मैंने जितने बताए, जो एटियोलॉजिकल फैक्टर्स मैंने बताए उनकी वजह से डिस्टर्ब क्या हुआ, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है हमारा डिस्टर्ब हो गया। इसका डिस्टर्ब होने की वजह से हुआ क्या, एबनॉर्मल न्यूरल क्रस्ट सेल माइग्रेशन डिफेक्ट मीजोकाइमल प्रोलिफरेशन। मीन्स जो मीजोकाइमल प्रोलिफरेशन होना चाहिए था वो ऐसे ना होकर उस पर अब्रप्ट हो जाता है। तो फेलर ऑफ द फ्यूजन ऑफ द प्रोसेस, इसकी वजह से जो प्रोसेसेस हैं, जो पहले हमने प्रोसेस पढ़ी थी 5 प्रोसेस फ्यूज होके फेस का फॉर्मेशन कर रही थी, वो फ्यूजन नहीं होगा। और ये जो न्यूरल क्रस्ट सेल्स होती हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है फेस के फॉर्मेशन के लिए। अब यही एबनॉर्मल इन्हीं का फॉर्मेशन होने लगे तो फेस का ही फॉर्मेशन नहीं होगा। अब अगर फ्यूजन ऑफ फेशियल प्रोसेसेस का फ्यूजन नहीं हुआ तो मैक्सिलरी प्रोसेस फेल टू फ्यूज विद द नेजल मीडियल प्रोसेस। मीन्स मैक्सिला जब मैक्सिलरी प्रोसेस फ्यूज नहीं हुई किससे, मीडियल नेजल प्रोसेस से, तो क्लेफ्ट लिप बन गया। और वही पैलेट सेल्स जब फेल हो गए फ्यूज होने से, इन मिड लाइन पे जो पैलेट सेल्स को फ्यूज होना चाहिए था वो फ्यूज नहीं हुए तो क्लेफ्ट पैलेट का फॉर्मेशन हो गया। इन सब की वजह से रिजल्ट क्या है, क्लेफ्ट लिप हो गया एंड क्लेफ्ट पैलेट हो गया। क्लेफ्ट लिप क्या हुआ, स्प्लिट इन द अपर लिप, इट कैन बी यूनिलैटरल और बाइलैटरल। क्लेफ्ट पैलेट, गैप इन हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट। ओरल नेजल कम्युनिकेशन, मीन्स ओरल नेजल कम्युनिकेशन का मतलब है कि हमारी नोज और माउथ के बीच में एक पार्टीशन है जो कि हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट ने बना रखा है। अब उसी हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट में एक गैप का फॉर्मेशन है क्योंकि फ्यूज नहीं हुआ तो वहाँ पे एक ओपनिंग प्रेजेंट हो गई, उसकी वजह से ओरल और नेजल कम्युनिकेशन बन गया वहाँ पे। अब इसकी वजह से बेबी को जो भी आप फीड कराएंगे वो एस्पिरेट होगा। समटाइम बोथ अकर, कभी कभी होता है कि बेबी को क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट दोनों एक साथ हो जाते हैं। अब आते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट की वजह से कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आएंगे, तो फीडिंग एंड न्यूट्रिशन में, ईयर एंड हियरिंग, स्पीच एंड लैंग्वेज, डेंटल, ओरल, सर्जिकल एंड पोस्ट ऑपरेटिव। फीडिंग एंड न्यूट्रिशन में कैसे आया, अभी मैंने बताया कम्युनिकेशन बन जाता है ओरल और नेजल के बीच में। तो बच्चे को जैसे आप फीड कराएंगे, फीड जैसे ही कराएंगे तो बच्चा वो एस्पिरेट कर जाएगा। एस्पिरेट करने की वजह से एस्पिरेट होकर जाएगा कहाँ पे, उसके लंग्स में चला जाएगा। लंग्स में उसको फिर इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ईयर में जो होता है हियरिंग लॉस और मिडल ईयर इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्पीच एंड लैंग्वेज, बच्चा जो है नेजल साउंड प्रोड्यूस करता है। डेंटल एंड ओरल, बच्चे के
जब मैंडिबल एंड मैक्सिला जो है उसी का फॉर्मेशन नहीं होता, तो टीथ का एरप्शन होता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होता है। सर्जिकल एंड पोस्ट ऑपरेटिव में क्या हुआ, स्कार का फॉर्मेशन हो जाएगा बहुत ज़्यादा, बच्चे की जो ब्यूटी होनी चाहिए थी वो नहीं होती है। अब आते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। किसी बच्चे को क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट है तो उसको डायग्नोज कैसे करेंगे। वैसे तो ये ऐसा डिजीज कंडीशन है जो हम ऐसे सीन करके बच्चे को देख के पता कर सकते हैं कि बेबी को क्लेफ्ट लिप है या क्लेफ्ट पैलेट है। तो सबसे पहले देते हैं हिस्ट्री टेकिंग, पेरीनेटल डायग्नोसिस एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। इसके अंडर क्या क्या आता है। हिस्ट्री कलेक्शन के अंदर सबसे पहले हम एंटीनेटल हिस्ट्री देखेंगे। अब एंटीनेटल हिस्ट्री क्या होता है, मीन्स मदर जब प्रेग्नेंट है एट दैट टाइम जो हुआ, एनी एक्सपोजर टू द इन्फेक्शन। जैसे मैंने पहले बताया कि मदर अगर रूबेला के कांटेक्ट में आ रही है, रूबेला का इन्फेक्शन हो रहा है, तो इसका एक इटियोलॉजिकल कॉज भी था ये। ड्रग लाइक फिनेटोइन, अल्कोहल एंड स्टेरॉइड्स ले रही है, रेडिएशंस, पुअर न्यूट्रिशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। देखिए पुअर न्यूट्रिशन इसीलिए कहते हैं एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी न्यूट्रिएंट्स में अपने बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। फिर आता है फैमिली हिस्ट्री। पहला क्या देखा, एंटीनेटल हिस्ट्री देखेंगे हिस्ट्री के अंदर। दूसरा फैमिली हिस्ट्री देखेंगे। फैमिली हिस्ट्री में देखेंगे कि हेरिडिटिकल कंडीशन तो नहीं है, उसके जनरेशन में पहले देखेंगे कभी किसी जनरेशन में क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट प्रेजेंट तो नहीं था। एंड अदर कंजेनाइटल एनोमलीज, मीन्स बहुत सी अदर एनोमलीज हैं जो आगे हम देखेंगे, अगर वो भी कभी जनरेशन में प्रेजेंट होती हैं तो उनकी वजह से क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट होने के चांसेस हो सकते हैं। एंड मैटरनल फैक्टर सेम वही, स्मोकिंग, अल्कोहल, फॉलिक एसिड डिफिशियंसी की वजह से भी हो सकता है। मीन्स मदर ने अपने मैंने कहा बोला यहाँ पे एंटीनेटल देखा गया, मदर फैक्टर्स में बोला गया अगर मदर प्रेग्नेंट है उस टाइम पे उसने जो फॉलिक एसिड की टैबलेट उसको 3 महीने तक लेनी चाहिए थी। मीन्स प्रेगनेंसी के 1 महीने पहले से लेके प्रेग्नेंट होने के 3 महीने बाद तक जो फॉलिक एसिड टैबलेट उसको लेना चाहिए था उसने नहीं लिया। अब फॉलिक एसिड तो हेल्प करता है किस पे, डीएनए फॉर्मेशन में, मीन्स जो ऑर्गन का फॉर्मेशन हो रहा होता है उस पर सबसे ज़्यादा हेल्प करता है फॉलिक एसिड। अब इसी की डिफिशियंसी हो जाएगी, इसी की वजह से क्या नहीं हुआ, जो प्रोसेसेस थी उनका फ्यूजन नहीं हुआ। नेक्स्ट वन इज फिजिकल एग्जामिनेशन, मीन्स पोस्टनेटल फिजिकल एग्जामिनेशन कब करेंगे, बेबी डिलीवर हो गया है, डिलीवर होने के बाद बेबी का हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। तो उस पर इंस्पेक्शन एट द बर्थ, बर्थ के टाइम पे क्या करेंगे, इंस्पेक्शन एट द टाइम ऑफ बर्थ पे क्लेफ्ट लिप कैन बी आइडेंटिफाइड इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी। मीन डिलीवरी के जस्ट बाद आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट बेबी को प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। पैल्पेशन ऑफ द पैलेट, पैल्पेशन ऑफ पैलेट में क्या है कि मीन ग्लव्ड फिंगर को कहाँ डालना है, ग्लव्ड फिंगर इज पास जेंटली इन द, ग्लव्ड फिंगर इज पास जेंटली इन द बेबीज माउथ। मीन बेबी के माउथ में क्या करना है, ऐसे अपने गंदे से हाथ बेबी के मुंह में नहीं डाल देना है, क्योंकि बेबी जस्ट डिलीवर हुआ, इसको इन्वायरमेंट में वैसे भी इतना ज़्यादा इन्फेक्शन प्रेजेंट है कि बेबी ऑलरेडी यहाँ के एक्सपोजर में आया है। अब आपने अपने ही गंदे हाथ बेबी के मुंह पे डाल दिया क्योंकि चेक कर रहे हैं आपकी उसको क्लेफ्ट लिप है कि नहीं है। तो ग्लव्ड फिंगर, ग्लव पहनकर ही उसके मुंह पे डालना है, जेंटली इन द बेबीज माउथ टू फील द हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट फॉर द क्लेफ्ट। मीन्स उसको वहाँ पे पार्टीशन प्रेजेंट है या नहीं, ग्लव्ड फिंगर को बेबी के माउथ में इंसर्ट करके हमें ये एग्जामिन करना है। देन असेसमेंट ऑफ फीडिंग डिफिकल्टीज, पुअर शकिंग, नेजल रिगर्जिटेशन। मीन्स एट द टाइम ऑफ फीडिंग, फीडिंग के टाइम पे क्या होगा, बेबी शक नहीं करेगा सही से, नेजल रिगर्जिटेशन होगा, जो भी करेंगे वो नोज के थ्रू बाहर आएगा। असेसमेंट ऑफ द स्पीच, मीन्स नेजल टोन प्रोड्यूस होगी बेबी से। फिर आता है प्री नेटल डायग्नोसिस, मीन्स बेबी माँ के वूम में था एट दैट टाइम हम कैसे पता कर सकते हैं कि बेबी को क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट होने के चांसेस हैं। तो अल्ट्रासाउंड, जो अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड क्लेफ्ट लिप कैन बी डिटेक्टेड बाय सेकेंड ट्राइमेस्टर अल्ट्रासाउंड 18 to 22 वीक्स। इसलिए कहते हैं कि जो एंटीनेटल विजिट्स होती हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, क्योंकि अगर आपका बेबी वूम में है आप उसको देख नहीं सकते बेबीज़ में बेबी को कौन सी डिफिशियंसी हो रही है, कौन सा ऑर्गन उसका फॉर्म नहीं हो रहा है, इसीलिए आपको अल्ट्रासाउंड कराना ज़रूरी होता है। कोई मदर जिसने 18 to 20 वीक ऑफ जेस्टेशन में आपने अगर अल्ट्रासाउंड कराएगी तो उसको बेबी डिलीवर होने से पहले ही ये एबनॉर्मलिटी का पता चल जाएगा। देन आता है क्लेफ्ट लिप इज़ मोर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट बट एडवांस 3D 4D USG में भी हेल्प टू फीटल MRI। कह रहे हैं कि जो क्लेफ्ट लिप होता है वो ईजिली आप अल्ट्रासाउंड के थ्रू पता कर सकते हैं 18 to 22 वीक्स में, लेकिन जो क्लेफ्ट पैलेट होता है ये डिफ़िकल्ट होता है थोड़ा सा, इसको डिटेक्ट करना इतना ईजी नहीं होता है। इसके लिए 3D या 4D USG का हेल्प लेते हैं।
फिर आता है हमारा इमेजिंग, वही एक्सरे और MRI करा सकते हैं। अब आते हैं मैनेजमेंट। किसी भी डिजीज़ कंडीशन को पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सबसे अच्छे से उसका मैनेजमेंट पढ़ना। मीन्स अभी जो डिजीज़ कंडीशन है उसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट के लिए पहले देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से सपोर्टिव टीम्स होती हैं आपके पास। तो मेडिकल एंड सर्जिकल स्पेशलिस्ट कौन कौन से हैं? पीडियाट्रिशियन जो कि हेल्प करेंगे कि बेबी को कौन सा न्यूट्रिशन चाहिए उसकी, क्योंकि बेबी को न्यूट्रिशन तो चाहिए उसकी ग्रोथ के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कितना न्यूट्रिशन बेबी को चाहिए इस बात के लिए वो बताएंगे पीडियाट्रिशियन। प्लास्टिक सर्जन प्राइमरी करेक्टिव सर्जरी, लिप एंड उसकी पैलेट की जो सर्जरी होगी उसके लिए होंगे। ENT स्पेशलिस्ट पहले ही पढ़ चुके, ईयर इन्फेक्शन एंड हियरिंग लॉस के चांसेस होते हैं इसलिए होते हैं। ऑर्थोडोंटिस्ट, प्रोथोडोंटिस्ट, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट, जेनेटिस्ट एंड एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, ये सारे स्पेशलिस्ट होते हैं जो कि इसके ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। ये ऑब्ट्यूरेटर पैलेट है, ये इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अभी देखते हैं क्लेफ्ट लिप के बारे में, इसका सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होता है। रिमेनिंग जो फोटोज़ हमने देखी उनको आगे हम देखेंगे कि वो चीज़ें क्या हैं। तो क्लेफ्ट लिप क्या होता है? क्लेफ्ट लिप में रिक्वायर ये सर्जिकल मैनेजमेंट है। सर्जिकल मैनेजमेंट, क्लेफ्ट लिप में रिक्वायर 1 or 2 सर्जरी डिपेंड ऑन द सीवियरिटी ऑफ द डिफेक्ट। मीन्स कह रहा है कि जो क्लेफ्ट लिप होता है उसको एक या एक से ज़्यादा सर्जरीज की रिक्वायरमेंट होती है। ये डिपेंड करेगा कि कितना सीवियर कंडीशन है वो। द इनिशियल सर्जरी इज यूजुअली परफॉर्म एट द एज ऑफ 3 months। जो सबसे पहली सर्जरी होती है बेबी की वो 3 महीने में होती है। रहता है द कॉमन प्रोसीजर फॉर रिपेयर ऑफ क्लेफ्ट लिप आर टेंशन रैडर ट्रायंगुलर फ्लैप। सबसे कॉमन प्रोसीजर जो सर्जरी परफॉर्म की जाती है दैट इज टेंशन रैडर ट्रायंगुलर फ्लैप, जिसको जेड प्लास्टी कहते हैं। अब ये क्यों होती है सबसे कॉमन? क्योंकि इस पर एक जेड शेप का सूचर लगाया जाता है, उसको स्टिचिंग की जाती है। मीन्स इस पर ट्रायंगुलर फॉर्म सूचर लगा के, मीन्स देखिए ये जेड फॉर्म का, आगे मैं पिक्चर भी दिखाऊंगी, ये जेड फॉर्म में सूचरिंग की जाएगी उसकी। इससे क्या होगा? टेंशन भी कम होता है और ये जो स्कार है स्कार कम विजिबल होता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम उसको स्ट्रेट अगर स्कार लगा दें। ये इल्यूजन्स क्रिएट करता है, इतना ज़्यादा ये विजिबल स्कार का फॉर्मेशन नहीं करता है। फिर आता है सर्जन में ऑल्सो कंबाइन दीज 2 टेक्निक्स इफ नीडेड। दूसरी कौन सी थी? मिलार्ड रोटेशनल एडवांसमेंट टेक्निक। 2 टेक्निक्स का हम यूज़ कर रहे हैं। कौन कौन सी? एक थी हमारी टेंशन रैडर ट्रायंगुलर फ्लैप जिसे जेड प्लास्टी कहते हैं, नंबर 1। इनका सिर्फ नाम याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है। मिलार्ड रोटेशनल एडवांसमेंट टेक्निक ये दूसरी, ये किसके लिए है? ये दोनों सर्जरीज क्लेफ्ट लिप के लिए होती हैं। सर्जन में ऑल्सो कंबाइन दीज 2 टेक्निक इफ नीडेड। कभी कभी अगर ज़रूरत होती है तो दोनों सर्जरीज को परफॉर्म किया जाता है। तो क्या कर सकता है वो? किलोइड का फॉर्मेशन कर सकता है, इसलिए जेड शेप का स्कार बनाया जाता है। सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ क्लेफ्ट पैलेट देखेंगे तो क्लेफ्ट पैलेट रिपेयर ऑफन रिक्वायर मल्टीपल सर्जरीज ओवर द कोर्स ऑफ द 18 years। मीन्स कब तक हो सकता है इसका जो रिपेयर है? कम से मतलब कि ये 18 साल तक भी इसका जो है सर्जिकल मैनेजमेंट चल सकता है। किसका? क्लेफ्ट पैलेट का। इसकी जो पहली सर्जरी होती है द यूजुअली अकर व्हेन द बेबी इज बिटवीन 6 to 12 month। मीन्स इसकी जो सर्जरी होती है पहली सर्जरी वो 6 to 12 month में होती है। पहली सर्जरी 6 to 12 month में, देखिए 1 एंड द इनिशियल सर्जरी क्रिएट द फंक्शनल पैलेट, reduce the chance of fluid entering the middle ear and help in proper development of the teeth and the facial bones। कहते हैं जो इनिशियल सर्जरी होती है उसका मेन काम क्या होता है कि वो फंक्शनल बनाता है पैलेट को और रिड्यूस करता है चांस ऑफ फ्लूइड इंटरिंग इन द मिडल ईयर, कि जो फ्लूइड है वो मिडल ईयर में इंटर ना करे, पैलेट फंक्शनल हो जाए। एंड हेल्प इन प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द टीथ का जो डेवलपमेंट हो, मीन्स बेबी जैसे जैसे बड़ा होगा उसका टीथ इरप्शन होगा, तो जो डेवलपमेंट हो टीथ का वो बहुत नॉर्मल हो। फिर आता है फेशियल बोन्स, और जो फेस बेबीज़ का जो फेस होता है वो चेंजेस आते रहते हैं ना, फेशियल बोन्स जो है फॉर्म होती हैं, तो उस पर क्या होगा? फेशियल जो बोन्स हो वो भी नॉर्मली फॉर्म हो।
तो चिल्ड्रन विद द क्लेफ्ट पैलेट में नीड अ बोन ग्राफ्ट व्हेन दे आर अबाउट 8 ईयर्स। कह रहा है कि जब बेबी 8 ईयर्स का होता है उसको ज़रूरत होती है किसकी, बोन ग्राफ्ट की। क्यों होती है, ऑल टू फिल द गम लाइंस, अपर गम लाइंस को फिल करने के लिए किसकी ज़रूरत हो रही है, बोन ग्राफ्टिंग की ज़रूरत हो रही है। कितने ईयर्स में, 8 ईयर्स में, सो दैट इट कैन सपोर्ट द परमानेंट टीथ एंड स्टेबलाइज अपर जॉ। परमानेंट टीथ को सपोर्ट करने के लिए, परमानेंट टीथ्स को सपोर्ट करने के लिए एंड अपर जॉ को स्टेबलाइज करने के लिए बोन ग्राफ्टिंग होती है बच्चों की 8 साल में। और ग्राफ्टिंग में क्या किया जाता है, जो अपर गम की लाइन होती है उसको फिल किया जाता है, जिससे जो टीथ का, परमानेंट टीथ को सपोर्ट मिलता है और जो अपर जॉ होता है उसको स्टेबलाइज किया जाता है। अब आएंगे नर्सिंग मैनेजमेंट। अगर आप बीएससी नर्सिंग जेएनएम एएनएम के स्टूडेंट्स हैं तो मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अभी केयर ऑफ द बेबी एट बर्थ मीन्स अभी जब बेबी जस्ट डिलीवर हुआ है और उसको क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट है तो उस टाइम पे क्या केयर देनी चाहिए। तो क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट इज डिटेक्टेड इमीडिएटली आफ्टर बर्थ ड्यूरिंग इनिशियल न्यूनेटल असेसमेंट। मीन जैसे इनिशियल जो न्यूनेटल असेसमेंट होता है उस पर आप टाइप्स पढ़ेंगे जब ये टॉपिक आएगा, उसमें से जब इनिशियल न्यूनेटल असेसमेंट हो रहा होता है उसी टाइम पे क्या होता है, डिटेक्ट हो जाएगा कि बेबी को क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट है। मीन्स इमीडिएटली ये चीज़ आप डिटेक्ट कर सकते हैं। अब आता है एसोसिएटेड कंजेनाइटल एनोमलीज एंड लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस शुड बी आइडेंटिफाइड फॉर प्रॉम्प्ट मैनेजमेंट। और उसके साथ साथ अगर दूसरे कॉम्प्लिकेशंस भी बेबी को हैं तो वो भी हम तुरंत ही फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज द फिगरिंग डिफेक्ट, सो सून आफ्टर बर्थ द बेबी लुक्स अनअट्रैक्टिव। ये क्या होता है, एक ऐसा डिजीज कंडीशन है जिसमें बेबी का जो फिगर है वो डिसफिगर हो जाता है। बेबी उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता है जितना नॉर्मल बच्चे लगते हैं। इसलिए क्या होता है, दिस इज द डिसफिगरिंग डिफेक्ट, सो सून आफ्टर बर्थ द बेबी लुक्स अनअट्रैक्टिव, द डिफेक्ट्स इवोक्स द निगेटिव रिएक्शंस एंड शॉक इन द पेरेंट्स। अब अगर बेबी डिसफिगर है, अट्रैक्टिव नहीं है, ये क्या होता है, जो मदर है, मदर के लिए बहुत ज़्यादा और मदर एंड फैमिली मेम्बर्स के लिए बहुत निगेटिव रिएक्शन होता है, मतलब बहुत ज़्यादा निगेटिव पॉइंट होता है। अब आता है शॉक इन पेरेंट्स, पेरेंट के लिए शॉकेबल होता है। द नर्सेस मस्ट एक्सप्लेन टू द पेरेंट्स अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ द डिफेक्ट करेक्शन। नर्सेस का सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे होता है कि वो उनके फैमिली मेम्बर्स को ये चीज़ समझाएं कि ये जो उनको क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट हुआ है उसकी करेक्शन की पॉसिबिलिटीज़ कितनी ज़्यादा हैं, कि ये जो क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट हुआ है ये करेक्ट हो सकता है। ये चीज़ें उनको समझाएं ताकि उनका जो निगेटिव रिएक्शन है वो कुछ रिड्यूस हो सके। अब आता है केयर ऑफ द बेबी बिफोर सर्जरी। अभी सर्जरी से पहले बेबी की केयर, बेसिक प्रिपरेशन केयर इज रिक्वायर्ड। द बेबी मस्ट बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द सर्जन्स ऑर्डर। जैसे ही सर्जन का ऑर्डर जिसके अकॉर्डिंग होगा वैसे बेबी को हम प्रिपेयर करेंगे। कंसेंट मस्ट बी टेकन प्रायर टू सर्जरी, एज वी नो सारी सर्जरीज एंड प्रोसीजर के पहले कंसेंट लिया जाता है। ऑल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मस्ट बी इंटर इन द पेशेंट्स फाइल। जितने भी इन्वेस्टिगेशंस हैं सब पेशेंट की फाइल में इंटर होने चाहिए। द बेबी मस्ट बी केप्ट नील पर ओरल, यानी एनपीओ रखा जाएगा एटलीस्ट 6 आवर प्रायर टू सर्जरी। अब एनपीओ रखा क्यों जाएगा, कहा जा रहा है कि बेबी को सर्जरी से पहले 6 आवर्स के लिए एनपीओ रखना है। और इसका कॉज क्या होता है, बेबी को एनेस्थीसिया दिया जाएगा, मीन्स उसके जो मस्कुलर मूवमेंट्स हैं वो सब रिड्यूस हो चुके होंगे, मूवमेंट्स नहीं होंगे। बेबी को अगर फीड करा दी गई और उसको एनेस्थीसिया दे दिया गया, फीडिंग में है, बेबी का स्टमक फुल है, तो बेबी को एस्पिरेट होने के चांसेस होंगे। जो भी उसका कंटेंट होगा स्टमक का उसका लंग्स में चला जाएगा और लंग्स में जाने के बाद निमोनिया और लंग इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। केयर ऑफ बेबी आफ्टर सर्जरी। अब बेबी की सर्जरी परफॉर्म हो चुकी है, उसके बाद क्या केयर देनी है। Immediately after the surgery, closely observe and monitor the vital signs of the baby. Observe for any bleeding from the site of surgery, secretion and preventing aspiration. कह रहा है जैसे ही सर्जरी परफॉर्म होती है हमें उस साइट को चेक करना है कि वहाँ पे कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, सर्जरी के साइट पे कोई सिक्रीशंस तो नहीं है और एस्पिरेशन नहीं होने देना है। टर्न द बेबीज फेस वन साइड। बेबी का फेस जो है वो एक तरफ टर्न करके रखना है। For drainage, the most importantly the surgical site is to protect from the any injury by taking the following measures. अब देखते हैं आगे। The position of the baby on the back are the side and arm or elbow restrain। क्या चल रहा है, बेबी की जो पोजीशन होगी वो बैक साइड में होनी चाहिए, ये एक साइड होनी चाहिए।
आर्म एंड एल्बो रिस्ट्रेंट्स लगाने हैं। अब रिस्ट्रेंट क्यों लगाने हैं यहाँ पे, मीन्स बेबी को एक बैक स्ट्रेट लेटा होना चाहिए, उसका जो फेस हो उसको साइड में टिल्ट कर देना है। और एल्बो रिस्ट्रेंट की बात क्यों गई, आर्म एंड एल्बो रिस्ट्रेंट, क्योंकि बेबी बहुत छोटा है, वो जो भी सूचरिंग हुई है उस पर इंजरी कर सकता है, इसलिए उसको रिस्ट्रेन अप्लाई किया जाता है। क्योंकि रिस्ट्रेंट्स आर अप्लाइड टू प्रिवेंट हिम आर हर फॉर टचिंग द सूचर साइड को टच ना करे, इसलिए वहाँ पे रिस्ट्रेंट लगाए गए। द रिस्ट्रेंट्स मस्ट बी पीरियडिकली रिमूव टू एक्सरसाइज द आर्म। टाइम पे जो इसको रिस्ट्रेंट लगाए गए हैं उनको रिमूव करना भी बहुत ज़रूरी होता है और उस आर्म को जो है मूव करना है। एंड आर्क मेटालिक डिवाइस नोन एज लोगन्स बो। अभी लोगन्स बो क्या होता है, एक मेटालिक डिवाइस होती है जो कि बेबी के अपर लिप में प्लेस की जाती है एंड उसको टेप कर दिया जाता है टू द इन्फेंट्स चिक टू प्रिवेंट द टेंशन एट द सूचर लाइन। जो सूचरिंग हुई है बेबी की जेड शेप में हुआ है, वहाँ पे कोई टेंशन क्रिएट ना हो, इसलिए वहाँ पे लोगन्स बो लगाया जाता है। बेबी के अपर लिप में लोगन्स बो लगा के टेपिंग कर दी जाती है चिक पे, कि बेबी कभी क्राई करे या चिक को कोई पुल कर दे तो सूचर्स पे जो है टेंशन क्रिएट ना। अब लोगन्स बो दिखता कैसा है, ये दिखाती हूँ। ये लोगन्स बो, ये टेपिंग की गई है, ये वाला पार्ट जो है ये टेपिंग करी गई है। और ये देखिए ये मेटालिक पार्ट है, यहाँ पे बेबी की सूचरिंग है, ये सूचरिंग है, ये मेटालिक पार्ट है, ये टेपिंग की गई है। इससे क्या होगा, बेबी की जो यहाँ पे सूचरिंग हुई है उस पर टेंशन क्रिएट नहीं होगा। अभी लोगन्स वो हो गया। एडमिनिस्टर द प्रिस्क्राइब एनाल्जेसिक टू मिनिमाइज द पेन दैट कॉज द बेबी टू क्राई कॉजिंग टेंशन ऑन द सूचर लाइन्स। कह रहा है जो भी डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब किया एनाल्जेसिक्स को, बेबी को वो एडमिनिस्टर करना है ताकि बेबी को पेन ना हो और वो क्राई ना करे। अगर बेबी क्राई करेगा तो सूचर पे टेंशन लग पड़ेगा। क्या बताएं, MCQ मीन्स हमारा टॉपिक यहीं तक था। इसके बाद अगर एक्स्ट्रा सम पॉइंट्स हैं तो मैं उसको यहाँ कॉर्नर पे बता देती हूँ कि बेबी को फीड कैसे कराना है। उनकी फैमिली मेम्बर को आपको समझाना है कि बेबी को फ्रिक्वेंट फीड देनी, मीन्स स्मॉल और बहुत जल्दी बेबी को फीड देनी है। बेबी को बर्पिंग कराना है मीन्स आप फीड कराइए देन बर्प करिए। बर्पिंग क्या होता है, बेबी को अपने चेस्ट से लगाना है, पीछे थपकी देनी है उसको। और उनके फैमिली मेम्बर्स को ये भी समझाना है कि बेबी को फीड कैसे कराना है और उनको पोजीशन कौन सी देनी है, मीन्स उसका जो हेड है थोड़ा सा ऊपर रखना है ताकि बेबी एस्पिरेट ना करे, क्योंकि क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट होने की वजह से क्या हो, नेजल एंड ओरल के बीच में कम्युनिकेशन क्रिएट हो गया है, तो एस्पिरेशन के चांसेस जिससे बढ़ गए हैं। और अगर बेबी एस्पिरेट कर देगा तो लंग्स में जो है इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और बेबी को जो है वार्म एंड लव, मीन्स बेबी डिसफिगर ज़रूर हो गया है लेकिन उसको नॉर्मल बेबीज़ की तरह ही ट्रीट करना है। ये था हमारा इसका डिजीज़ कंडीशन। अब कम टू MCQs पे आते हैं कि अभी तक हमने क्या सीखा। तो पहला क्वेश्चन है, क्लेफ्ट लिप रिजल्ट ड्यू टू द फेलियर ऑफ फ्यूजन बिटवीन। क्लेफ्ट लिप किन दो चीज़ों की फ्यूजन ना होने की वजह से होता है? तो आंसर है हमारा मैक्सिलरी प्रोसेस, मीडियल नेजल प्रोसेस, या फिर मैक्सिलरी प्रोसेस एंड लेटरल नेजल प्रोसेस, मैक्सिलरी नेजल एंड लेटरल नेजल प्रोसेस। तो हमारा आंसर है मैक्सिलरी प्रोसेस एंड लेटरल नेजल प्रोसेस की फ्यूजन ना होने की वजह से हमें क्या होता है, क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट होता है। क्लेफ्ट पैलेट रिजल्ट ड्यू टू द फेलियर ऑफ द फ्यूजन एंड क्लेफ्ट पैलेट क्यों होता है? पैलेटल स्लीव्स के फ्यूज ना होने की वजह से क्लेफ्ट पैलेट होता है। सेकेंड वन मीन्स थर्ड वन इज द विच वीक ऑफ द इंट्रायूट्राइन लाइफ डज द क्लेफ्ट लिप एंड यूजुअली डेवलप। किस तो इस पे था हमारा 4 to 7th वीक में हमें क्या होता है, क्लेफ्ट लिप होता है, और रिमेनिंग 7 to 12th वीक में क्या होता है, क्लेफ्ट पैलेट होता है। Which of the following not a risk factor of the cleft lip and cleft palate? That is high protein diet. That is not the risk factor of cleft lip and cleft palate. And cleft lip and cleft palate commonly associated with hearing loss, renal failure or liver cirrhosis, hypertension. तो आंसर है हमारा हियरिंग लॉस। हियरिंग लॉस क्यों होगा? क्योंकि क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट होने की वजह से मिडल ईयर में इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ते हैं, इसकी वजह से हियरिंग लॉस भी हो सकता है बेबीज़ को।
ये कुछ शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है, यू हैव टू सॉल्व इट, जिससे आपके कुछ शॉर्ट नोट्स पे प्रिपेयर हो जाएंगे। एंड यहाँ से हमारा डिजीज कंडीशन का जो पोर्शन था क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट वो एंड होता है, जिस पे हमने डील किया कि नॉर्मल फिजियोलॉजी और एनाटॉमी क्या होती है हमारे फेस की, किस कौन सी इंट्रायूट्राइन मीन्स इंट्रायूट्राइन लाइफ में कब और कैसे क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट लिप का फॉर्मेशन होता है, इसका डेफिनेशन क्या है, एटियोलॉजी क्या है, पैथोफिजियोलॉजी एंड मैनेजमेंट देखा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।